विधानसभा में उठा मॉब लिंचिंग का मामला, विपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना। सरकार को बताया मॉब लिंचिंग का जिम्मेदार। समस्तीपुर में अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में आरजेडी ने दिया धरना, सरकार पर जमकर साधा निशाना। मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मियों की हड़ताल, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। कर्मियों ने हड़ताल का पहला दिन बताया सफल। महाराष्ट्र, पंजाब और केरल से आने वालों के लिए बिहार में कोरोना निगेटिव प्रमाण पत्र जरूरी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिया गया फैसला। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का सुबह सवेरे में। जाप ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल में एक दिवसीय धरना दिया और सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस मौके पर पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव भी धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल, गैस, रेल किराए के अलावा रोजमर्रा की वस्तुएं भी महंगी होती जा रही हैं और सरकार इस पर रोक लगाने में बुरी तरह से विफल साबित हुई। वहीं महिला परिषद ने महंगाई के खिलाफ जो बिगुल फूंका है वो आगे भी जारी रहेगा। हम प्रखंड और पंचायत स्तर पर भी धरना देंगे, अगर जरूरत पड़ी तो राजभवन मार्च करेंगे और बिहार बंद का भी आह्वान किया जाएगा। दारू बेचवाता है, दारू पीता है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस नहीं लिया जाता और कंप्लीट 90% यूथ को डिलीवर बॉय बना दिया गया है शराब का। सत्ता पक्ष के मंत्री विधायक नहीं, कंप्लीट रूप से विपक्ष के मंत्री विधायक और पदाधिकारी इन्वॉल्व है, केस इन्वॉल्व है। मैं कई बार कह चुका हूं, मंत्री जी पर यदि आरोप लगा है तो उनके भाई की जांच हो, निर्दोष को छोड़े, कार्रवाई हो भाई पर। कि जब हम सत्ता में आएंगे तो पेट्रोल के और डीजल के दाम कम होंगे, बेरोजगारी खत्म होगी। क्या मैं पूछ सकती हूँ स्मृति ईरानी जी से कि आप ही सिर्फ स्वतंत्र हैं कि आप महंगी महंगी 25-20 हज़ार की साड़ियाँ पहने? क्या ये हमारे पीछे जितनी गरीब महिलाएं बैठी हैं, क्या एक आम जनता की जो महिला है उसको शौक नहीं होता है कि वो भी एक अच्छी साड़ी पहने? आपने इतना भी खराब कर दिया इनकी हालत कि वो आज के डेट में एक ब्यूटी पार्लर पे भी 18% टैक्स लगा रहे हैं। आप एक आम निम्न वर्ग की महिला को इतना भी नहीं राइट दे रहे हैं कि वो एक ब्यूटी पार्लर तक जाए, अपने किसी विवाहित कार्यक्रम में जाना हो। आप सारी फैसिलिटी व्यापारियों को दे रहे हैं। इस खबर पर पटना से हमारे संवाददाता कुमार गौतम लाइव जुड़ गए हैं। गौतम, महंगाई चरम पर है, आसमान छू रही है। जाप ने अपना मोर्चा खोल दिया है, सरकार को चेतावनी भी दे दी है कि या तो मांगों को मान लिया जाए, महंगाई कम कर दी जाए, वरना आंदोलन बड़ा होगा। बिल्कुल, जिस तरीके से जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव धरनास्थल पे पहुंचे, हालांकि ये महिला परिषद की तरफ से तय कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में महिला बैठी और उन मुद्दों को हकीकत में दिखाने के लिए वो सिलेंडर गैस, प्याज, आलू, सब्जियां लेकर के वहां पर प्रदर्शन कर रही थी और विधानसभा के ठीक बाहर ये नज़ारा जन अधिकार पार्टी के महिला विंग की तरफ से किया गया था। ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि किस तरह से महंगाई की मार आम रसोई पे पड़ रही है, जिसका सबसे ज़्यादा असर किचन पे पड़ रहा है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो सदन के अंदर चूंकि जन अधिकार पार्टी की भागीदारी नहीं है और ना ही उनके कोई सदस्य हैं, बावजूद इसके जन अधिकार पार्टी आम मुद्दों को उठाती रही है, आम मुद्दों पर चर्चा करती रहती है और उन्होंने साफ कर दिया है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, अगर सरकार इस महंगाई को वापस नहीं लेती है, बढ़ी हुई कीमतों में कमी नहीं होती है, तो ये आंदोलन जारी रहेगा। सदन से लेकर के सड़क तक जो प्रदर्शन है वो होता रहेगा और
बिहार बंद करने का ऐलान किया उन्होंने कि बिहार बंद किए जाएंगे, राजभवन मार्च किया जाएगा, राजभवन में जाकर के प्रेस विज्ञप्ति दी जाएगी और सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ जो है एक विज्ञप्ति हो जारी की जाएगी, ताकि जो आम जनता का सरोकार है, महंगाई से ले जुड़ा हुआ मसला है और महंगाई के मसले पर यदि सरकार इन कीमतों में जो बेतहाशा कीमतें जो वृद्धि हुई है हाल के दिनों में, गौतम उसमें यदि कमी नहीं आती है तो लगातार प्रदर्शन गौतम जारी रहेगा। देखा आपने कि पप्पू यादव साफ तौर पे कह रहे थे, उनकी जो महिला जो कमांडो हैं जी वो साफ तौर पे कह रही थी। जी राणा। गौतम, सवाल ये है कि अगर सन 2014 से पहले की उन तस्वीरों को याद किया जाए कि जब गैस सिलेंडर 375 रुपए को हुआ था, तो स्मृति ईरानी से लेकर बीजेपी की तमाम महिला मोर्चा की जो सदस्य थी वो सब सड़क पर आ गई थी सिलेंडर लेकर। तब उन्हें महंगाई नजर आ रही थी। अब जब 800 को पार हो चला है सिलेंडर गैस का, उसके बाद कोई नजर नहीं आता। तेल की कीमतों पर तब हाहाकार था, आज कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज यही महंगाई देशहित वाली हो गई है। बिल्कुल, जिस तरह से चुनाव में भी देखिए, चुनाव से पहले सरकार ये जब यूपीए की थी उस दौर को याद कीजिए तो आपको बिल्कुल। लगेगा कि सोशल मीडिया के ज़रिए, खबरों के ज़रिए किस तरीके से यही जो स्मृति ईरानी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम जो भाजपा के जो लोग हैं, वो प्रदर्शन किया करते थे। वो कहते थे कि महँगाई, यूपीए सरकार की आर्थिक जो अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री हैं, उनका अर्थशास्त्र फेल हो गया है। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आम लोग जो हैं इस महंगाई की दंश का सामना कर रहे हैं, तो फिर ये सरकार चुप क्यों है? तो सरकारें आती है, चली जाती है, दूसरी सरकारें बनती है, तो बनने से ठीक पहले जो वादा किए जाते हैं, जो कमिटमेंट किया जाता है, उस कमिटमेंट को पूरा करने के बजाय अब ये हवाला दे रहे हैं कि भाई तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पे बढ़ गई है, इसलिए इन्होंने बढ़ा दिया। और जो 550 और 600 रुपये में जो सिलेंडर मिलता था, आज उसकी कीमत लगभग 950 के करीब है। तो कहीं न कहीं ये जो वृद्धि हुई है, ये सरकार अगर चाहे तो कम कर सकती है, लेकिन सरकार, जैसे ही सरकार जो विपक्ष फिर सरकार में आते हैं, तो वो लोग भी जनता के हित का ध्यान नहीं रखते हैं। तो कहीं न कहीं जो यही बात जन अधिकार पार्टी की तरफ से दिखाने की कोशिश की गई, बताने की कोशिश की गई कि यही सरकार कैसे कह रही थी कि प्रदर्शन कर रही थी स्मृति ईरानी, और लगातार कह रही थी कि जो मनमोहन सिंह की सरकार है उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे कि महंगाई को लेकर के किस तरह से ये सरकार फेल है। और जब जनता ने मौका दिया भारतीय जनता पार्टी को, तो 5 साल के शासन के बाद अब देखिए उनका दूसरा टर्म है और दूसरे टर्म में भी जिस तरह से इजाफा हो रहा है, और लोगों को अब उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद एक बार फिर कीमतों में इजाफा होगा। तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें जनता देख रही है। जनता आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो ये बातें ज़रूर पूछेगी कि आपको हमने सरकार इसलिए बनाने के लिए वोट दिया था ताकि आप महंगाई को कम कर सकें। आप कमर तोड़ जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो लगभग 100 रुपए के आसपास पहुंच गई है। तो आपने क्या किया? सवाल ये है कि जिस सरकार के खिलाफ आपको बनाया गया है या जिस सरकार के विरोध में आपने कल तक जो प्रदर्शन किया था, आज आप ही के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहे हैं, फिर आप चुप क्यों हैं? तो उनकी खामोशी ये बताती है कि कहीं न कहीं सरकार की जो सिस्टम है, सरकार का जो व्यवस्था है, वो किस तरीके से लचर है। सरकारें चाहे किसी भी की भी हो, जनता को महँगाई की मार देखनी पड़ती है, जनता को ही इसका सीधे तौर पे असर होता है। और इसमें जो खास लोग होते हैं, जो माननीय होते हैं, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जनता इस महंगाई की मार से पिसती चली जा रही है। आप देखिए कि जिस तरह से लगातार हर दिन कुछ न कुछ पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, उसकी वजह से ट्रांसपोर्टिंग के साथ-साथ जो फेयर है, जो भाड़ा है, उसमें भी वृद्धि होती है। तो
हर चीज़ों पर उसका एक असर होता है। तो कहीं न कहीं केंद्र सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा है और इस गुस्से का समर्थन कर रहे हैं पप्पू यादव, उनकी जो महिला बटालियन है वो, और साफ तौर पे दाल, दलहन, अनाज से लेकर के सब्जी को लेकर के प्रदर्शन, और उसके अलावा जो सिलेंडर गैस हैं, पेट्रोल की कीमतें हैं, इन तमाम चीज़ों की महँगाई जिस कदर बढ़ी है, उसको लेकर के प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं जाप के कार्यकर्ता और नेता। और इस प्रदर्शन के साथ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि यदि मान लीजिए केंद्र सरकार ने चीज़ों में इजाफा कर दिया है, तो राज्य सरकार उसके लिए राज्य सरकार उसका विरोध कर सकती है। इस विरोध के बाद सरकार की नींद अगर जागती है या सरकार इसको इम्प्लीमेंट करती है, तो कहीं न कहीं महँगाई में कमी की जा सकती है, क्योंकि पूरे देश भर में गुस्सा है महँगाई को लेकर के। और यही सरकार जो कल तक विपक्ष में गौतम बैठकर गौतम हंगामा गौतम करती थी। गौतम, क्या ऐसा नहीं लगता है कि सरकार हद से ज्यादा अड़ियल है और हद से ज्यादा जिद्दी भी है? जनता क्या चाहती है, जनता क्या कह रही है, जनता की मांग क्या है, इससे सरकार को कोई लेना देना है ही नहीं। सरकार क्या चाहती है, सरकार के मन में क्या है, सरकार के मन की बातों को सुनना होगा, सिर्फ उसको वही आता है। इसीलिए मोदी जी अपने मन की बात सुनाने तो आ जाते हैं, कभी जनता के मन की बात भी सुन ले। बिल्कुल, सरकार जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात को कहते हैं, तो जनता के मन की बात को भी जानना चाहिए, समझना चाहिए। और जनता आज महंगाई के मुद्दे पर अपने मन की बात कह रही है कि सरकार किसी तरीके से अगर इसको कम कर पाती है तो बेहतर होगा, अगर नहीं कर पाती है तो ऐसी सरकार का रहने से कोई फ़ायदा नहीं, या तो फिर जैसी सरकारें चल रही थी वैसे ही चलेगी। लेकिन जनता के मन की बात को समझना होगा, क्योंकि ये वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने लगातार अपने भाषणों में ये कहा था कि सरकार, जो यूपीए की सरकार है, वो लगातार उस अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। सरकार के ऊपर जो गंभीर आरोप लगा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस वक्त उस वक्त तो प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने तो शायद अब उनको भी ऐसा लगने लगा है कि महंगाई कोई कम नहीं कर सकता, महंगाई की मार तो झेलनी पड़ेगी। तो आखिर आपने वो वादे क्यों किए? आपने वो दावा क्यों किया था कि हम महंगाई कम कर देंगे? पेट्रोल की कीमतों पर जो लगातार बयान दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, आज वो प्रवक्ता चुप क्यों हैं? आज क्यों दलीलें दे रहे हैं? तो महंगाई को लेकर सिर्फ दलीलें दी जाती है, प्रवक्ता डिबेट पर बैठते हैं और टीवी चैनल पर जब गौतम, विपक्ष ना में कह होते दिया हैं जाए इन तो बातों को हमला लेकर। करते हैं, और जब विपक्ष के गौतम, बाहर होते हैं इन बातों को यूं ना कह दे कि फिर या तो जो जिस बात को कहा जाता है कि दूरगामी दृष्टि है वो बेहद खराब है, या फिर वो जो बातें थी कि महंगाई कम कर देंगे, पेट्रोल के दाम कम कर देंगे, गैस के दाम कम कर देंगे, वो सिर्फ महज चुनाव के लिए एक जुमला था। और अगर ये चीजें अब नहीं हो सकती हैं, ये देश हित में अब महंगाई बढ़ रही है, तो उस समय पर जो दृष्टि दिखाई जा रही थी, जो सोच थी, जो रणनीति थी, वो खराब थी। वो नहीं जानते हैं राजनीति को, नहीं जानते हैं वो सत्ता चलाना। बिल्कुल, सरकार की जो दूरदृष्टि है वो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी को लेकर थी। कुर्सी मिलते ही सब कुछ आम जनता के हितों का ख्याल जो है वो भूल जाती है सरकार। और सरकार जब विपक्ष में रहती है तो खूब हंगामा करती है, सदन के अंदर, सदन के बाहर प्रदर्शन करना, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करना। आज यही सरकार जब जो नारेबाजी कर रही थी, आज यही सरकार जब कुर्सी पर है, तो शायद अब ये दलीलें दे रही है। तो कहीं न कहीं इनकी दूरदर्शिता चाहे जो भी रही हो, लेकिन जनता को एक बार फिर मौका मिलता है 4-5 साल, 5 सालों के बाद सरकार को चुनने का। तो उसके बाद इनके पास कोई विकल्प नहीं रह जाएगा, ये कुछ नहीं कह सकते। इसलिए क्योंकि जनता सब कुछ जान रही है, जनता जनार्दन है। जनता को जिस तरीके से इन्होंने नोटबंदी में खड़ा कर दिया, जनता को जिस तरीके से इन्होंने महंगाई की मार का दंश झेलने पे मजबूर कर दिया है, अब यही जनता जब सवाल पूछ रही है, तो इनके जो प्रवक्ता हैं, इनके जो नेता हैं, वो चुप बैठे हैं। इसलिए क्योंकि ये अब कुछ कह ही नहीं सकते।
तो कहीं ना कहीं अब विपक्ष को मौका मिल गया है कि जिस यूपीए की सरकार को हटा करके एनडीए की सरकार बनी है, उस सरकार ने भी कुछ नहीं किया। महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है आम लोगों को। जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो उस समय कहते थे कि सचिन तेंदुलकर का शतक जो है वो बाद में बनेगा, और महंगाई जो है उसकी कीमतों में पहले शतक लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब ये शतक अर्धशतक अगर कर सकते थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में भी कहते, लेकिन जी। अब सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए, बयानों के जरिए ये अपनी दलीलें दे रहे हैं। आज यही स्मृति ईरानी चुप बैठी हुई है, नहीं तो यही स्मृति ईरानी थी जिन्होंने सिलेंडर सिलेंडर को लेकर के प्रदर्शन किया था, बिल्कुल बिल्कुल गौतम, सब्जियों को लेकर के प्रदर्शन किया बिल्कुल था, गौतम, और लगातार ये कह रही थी मनमोहन सरकार के ऊपर कि बिल्कुल गौतम। ये सरकार निकम्मी सरकार है। लेकिन आज जब ये सरकार में है तो तो कहीं ना आज आज कहीं इनकी ये आवाजें जनता सुनाई नहीं देती है, नहीं दिखाई देती है, नहीं प्रदर्शन करते हुए सड़क पर नजर आती है बीजेपी का एक भी नुमाइंदा। शुक्रिया आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए गौतम। लेकिन ऐसे में सवाल यही है कि सरकार का ये अड़ियलपन, ये जिद्दीपन ठीक नहीं है, खासकर लोकतंत्र के लिए, और संविधान इसकी इजाजत देता भी नहीं है। रांची में हो रही मॉब लिंचिंग की घटना का मुद्दा विधानसभा में उठा। बगोदर से लेफ्ट के विधायक विनोद कुमार सिंह ने विधानसभा के प्रश्नकाल में इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि राजधानी में एक सप्ताह में मॉब लिंचिंग की 2 घटनाएं घट जाती हैं, जिसके बाद भी सरकार सतर्क नहीं हुई है। वहीं इस मामले पर विपक्षी ने सरकार को इसका जिम्मेदार बताया और सरकार पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। वहीं इस पर सरकार का पक्ष रखते हुए बन्ना गुप्ता ने कहा कि अपराधी कोई भी हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैनी हो, जो बनिया हो, पिछड़ा हो, कोई भी आदमी यदि किसी के ऊपर हमला करेगा और मानवीय मूल्यों को आघात प्रतिघात करेगा, सरकार सख्ती के साथ उससे निपटेगी। किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। आखिर कानून किस लिए है, पुलिस व्यवस्था किस लिए है? यदि इस तरह की घटनाएं होती है तो आप जाकर के थाना में शिकायत कीजिए, और यदि वो अपराधी होगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन किसी को मार दे, किसी की हत्या कर दे, ये गलत है। चाहे किसी के भी साथ हो भाई, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय का हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, ऊंच हो, नीच हो, ये सब मायने नहीं रखता। इंसान इंसान होता है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता रांची से शुभम कुमार फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। शुभम, मॉब लिंचिंग की 2 घटनाएं घट जाती हैं, वो भी राजधानी के भीतर। आखिर भीड़ में इतना गुस्सा आता कहां से, और कौन हक देता है कि वो कानून हाथ में ले ले? देखिए, जिस की बात कही तो भीड़ का ना कोई उद्देश्य होता है, ना कोई चेहरा होता है। भीड़ एक अपने अनदेखे मार्ग पर चल पड़ती है, और जिसका खामियाजा झारखंड में मॉब लिंचिंग के मामले को सुनना मिलता है। और जिस तरीका से झारखंड में मॉब लिंचिंग के मामले एक सप्ताह के अंदर 2 मामले और महीने के वारदात, क्योंकि झारखंड में बजट सत्र चल रहा है, उस बीच में मॉब लिंचिंग जैसे मामले का आ जाना, तो कहीं ना कहीं विपक्ष इस बात को लेकर हेमंत सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जिस तरीका से मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हैं, इसमें जो ज्यादातर बात करें तो भीड़ तंत्र का उपयोग किया जाता है, और भीड़ तंत्र के द्वारा एक व्यक्ति को जान से मार दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं झारखंड की जनता को अब जागरूक होने की जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो जिस तरीका से मॉब लिंचिंग की घटनाएं झारखंड में पुरानी नहीं है, तबरेज की बात कर ले, ऐसे तमाम लोग हैं जो मॉब लिंचिंग का शिकार हुए थे, और वो न्याय के लिए आज भी न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं। जी शुभम, अगर कानून को हाथ में जनता के ही लेने हैं और सरकार को सतर्क नहीं होना है, जागना नहीं है, और इस पर गंभीर नहीं होना है, सख्त नहीं होना है, तो फिर कानून की किताब को कहीं टांडी पर रख देते हैं, करने दीजिए फिर मनमानी।
बिल्कुल राणा, ये कह सकते हैं जी कि जिस तरीका से झारखंड में जो मॉब लिंचिंग के आए दिन किस्से मिलते हैं, चाहे वो डाइन बिसाई मामले की बात कर ले, तमाम ऐसे मामले हैं जिस पर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो जाते हैं। क्योंकि जिस तरीका से मौजूदा सरकार, गठबंधन की सरकार और हेमंत सरकार है झारखंड में, और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, तो भारतीय जनता पार्टी उन तमाम मुद्दों को खंगाल रही है। वो हर एक मुद्दों को, हर एक पहलू को समझ रही है, उस पर प्रॉपर होमवर्क कर कर विधानसभा बजट सत्र में हेमंत सोरेन सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। तो कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग पर भी एक कड़ा सवाल है, एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल, और हम भी एक सवाल करते हैं सरकार से, क्या मॉब लिंचिंग की घटनाएं झारखंड में थमने का नाम नहीं लेंगी? कहां है आपकी कानून व्यवस्था? क्योंकि अगर कानून चुस्त और दुरुस्त रहती तो शायद कह सकते थे कि भीड़ तंत्र का उपयोग नहीं होता और मॉब लिंचिंग जैसे मामले पर अंकुश लगाया जा सकता। लेकिन जिस तरीका से सत्ता पक्ष के जितने भी विधायक मंत्री है वो साफ तौर पर कहते हैं कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अगर दोषियों पर कार्रवाई अगर ऐसे ही होने लगी तो कह सकते हैं कि मॉब लिंचिंग का मामला तो कभी थमने का नाम नहीं लेगा। मॉब लिंचिंग जैसे मामलों पर सख्त कदम उठाने की जरूरत है सरकार को। और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी हेमंत सरकार पर लगातार सवाल खड़े कर रही है कि आखिर आपकी कानून व्यवस्था है का। अगर कानून व्यवस्था की बात करें, से राजधानी रांची के अपर बाजार इलाके में एक चोरी के नाम पर भीड़ तंत्र के पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है, और उसकी लाश कह सकते हैं, उसकी जो डेड बॉडी है उसे स्ट्रेचर पर ले जाकर आधा किलोमीटर कोतवाली थाना पर उनके परिजन प्रदर्शन करते हैं। तो कहीं ना कहीं झारखंड के लिए वो एक बहुत बड़ी विडंबना की बात है, और झारखंड की कानून व्यवस्था को इस पर जरूर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। और अनगढ़ा की बात करें राणा, तो जिस तरीका से अनगढ़ा में भी एक व्यक्ति को चोरी के संदर्भ में पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, और ज्यादातर अल्पसंख्यक और गरीब तबके के लोग मॉब लिंचिंग का शिकार होते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात को हेमंत सरकार को जरूर सोचना पड़ेगा, क्योंकि लगातार सत्ता पक्ष में जो सरकार है वो लगातार दावे कर रही है कि इसके पीछे जो भी दोषी है एक सवाल उसे सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसको सजा दिलाई जाएगी। ऐसे में एक सवाल और है। सवाल यह है कि जब कोई सा भी राजनीतिक दल विपक्ष में आकर बैठता है तो वो इतना गंभीर हो जाता है जनता के प्रति कि जैसे उससे ज्यादा गंभीरता किसी के भीतर हो ही ना। जब वही दल सत्ता में आते हैं तो इतना निरंकुश हो जाता है कि उसको चारों तरफ कुछ होता हुआ नजर ही नहीं आता सिवाय अपनी उपलब्धियों के, और उपलब्धियां भी वो जो उसने की ही नहीं है। तवरेज आलम का मामला कोई नया नहीं है, तब बीजेपी की सरकार थी। अब जब हेमंत सोरेन की सरकार है तब जेएमएम बड़ी गंभीर नजर आ रही थी मॉब लिंचिंग को लेकर, आज बीजेपी नजर आ रही है और गंभीर कोई नहीं है। देखिए राणा, एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं तमाम दर्शकों को। इस मॉब लिंचिंग जैसे घटनाएं, चाहे अन्य नक्सलवाद की घटनाएं कर लीजिए झारखंड में, लेकिन अगर राजनीतिक पार्टी आरोप और प्रत्यारोप का अगर जो सिलसिला बरकरार रहती है, उससे सीधा नुकसान राज्य की जनता का होता है। क्योंकि राज्य की जनता अब 5 साल के लिए एक सरकार को चुनती है और वो सोचती है कि हमारे संदर्भ में काम किया जाएगा, हमारे राज्य को सुचारू रूप से चलाया जाएगा, कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। तो कह सकते हैं जिस तरीका से इस घटनाओं का सामने आना और विपक्ष का लगातार सरकार पर हावी होना, क्योंकि तबरेज अंसारी का जहाँ सही बात आपने कही थी, तबरेज का जब मामला आया था तब रघुवर दास की सरकार थी, तब जो सत्ता में अभी बैठे हैं वो भी कह सकते हैं उस समय की सत्ता पर हावी होते नजर आ रहे थे। तो ये आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला तो बखूबी आए दिन से चलता आ रहा है और लगातार अभी भी चलता ही देखने को मिला। सदन के बाहर की बात कर ले चाहे सदन के भीतर की बात कर ले, लेकिन जिस तरीका से जो नजारा सामने आता है, क्या उससे एक फलाफल निकलेगा? क्या जनता मॉब लिंचिंग के शिकार बार बार होते नजर आएगी? भीड़ तंत्र का उपयोग, आखिर क्या वजह है कि झारखंड की जनता को कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो मॉब लिंचिंग जैसे घटनाओं को अंजाम देने में सफल हो जाते हैं और अपराधियों की गिरफ्तारी भी अभी तक नहीं हो पाती है। ये तमाम सवाल है। अब कहीं ना कहीं हेमंत सरकार को और कानून व्यवस्था को झारखंड की इस पर ध्यान देना होगा और मॉब लिंचिंग जैसे घटनाओं पर कह सकते हैं अंकुश लगाना पड़ेगा, नहीं तो इसका खामी। शुभम, सरकारों की गंभीरता को इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं और बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। तबरेज आलम का मामला था कब और अभी तक उनके परिजन भटक रहे हैं इंसाफ के लिए। तारीख दर तारीख मामला चल रहा है। सरकारें बदल गई हैं। जो विपक्ष में थे तब गंभीर थे, आज वो सरकार में वो भी कुछ नहीं कर पाए। जो तब सरकार में थे आज विपक्ष में है, उनको आज बड़ा नजर आ रहा है गंभीरता के साथ वो कि क्यों नहीं रुक रही हैं ये घटनाएं। जी राणा, देखिए तबरेज अंसारी की अगर बात करें तो जिस तरीका से तबरेज का जो मामला था रघुवर दास के सरकार में जुड़ा था और जिस तरीका से तबरेज का मामला लगभग शांत हो गया था, परिजनों ने उम्मीद खो दी थी कि अपराधियों को सजा मिलेगी। परिजन दर दर की ठोकरें खा रहे थे, लेकिन राजधानी रांची में
महज 1 महीने के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर 2 घटनाओं का अंजाम दे जाना भीड़ तंत्र के द्वारा, तो कहीं ना कहीं अब तबरेज के परिजन भी चिंतित हो गए और तबरेज के परिजन भी इस आस में लगाए थे, बैठे हुए निगाहें, और उन्होंने झारखंड उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया है कि आखिरकार दोषियों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। वो हेमंत सरकार से लगातार मिल रहे हैं झारखंड मंत्रालय जाकर, और लगातार ये उम्मीद है कि इस बार तबरेज अंसारी के दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि सदन के अंदर भी इस सवाल को उठाया गया है, क्योंकि झारखंड में सदन चल रहा है, लेकिन क्या इस सवाल का निर्णय और इस सवाल का जवाब हेमंत सरकार दे पाएगी? हेमंत सरकार क्या इस जैसे अप्रिय घटना, मॉब लिंचिंग जैसे घटनाओं पर अंकुश लगाएगी? क्या झारखंड में कानून व्यवस्था फिर से एक बार पटरी पर लौटेगी? ऐसे तमाम सवाल है राना। बिल्कुल, शुक्रिया शुभम आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए, ये चर्चा करने के लिए। हजारीबाग के नगर निगम में कर्मियों ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला है, जिसमें सभी कर्मी शामिल हुए। कर्मियों ने 20 सूत्रीय मांगों को लेकर मशाल जुलूस निकाला है। साथ ही साथ आने वाले दिनों में हड़ताल करने की चेतावनी भी दी है। कर्मचारी संघ के विशाल बाल्मीकि ने बताया है कि महिला कर्मियों को कोविड-19 में कार्य करवाकर अभी नौकरी से निकाल दिया गया, बकाया वेतन का भी भुगतान नहीं किया गया। बेरमो में प्रभावित ग्रामीणों ने नियोजन और मुआवजे की मांग की है, जिसको लेकर जनता मजदूर संघ और एटक यूनियन के बैनर तले संजय उद्योग आउटसोर्सिंग का काम ठप करा दिया गया। धरने पर बैठ गए हैं। इस दौरान दामोदा कोलियरी प्रबंधन पर जमीन के बदले मुआवजा और रोजगार देने का आरोप लगाया गया, नहीं देने का आरोप लगाया गया। साथ ही बताया गया कि पत्र के माध्यम से नियोजन की मांग की गई थी, पर उस पर ध्यान नहीं दिया गया। स्थापित में जो जमीन गया है, जमीन के बदले हम लोग को जो नियम है कि उसका आदमी को रखा जाए, नहीं रखा है। प्लस मेरा साथ विशेष करके BCCL हमारा कई बार FD हुआ, मीटिंग भी सैंक्शन हुआ और हमको झूठो मूठो का रोक के रखा है। आज तक नियोजन नहीं दिया, बोला जमीन रजिस्ट्री के बाद आपको नियोजन देंगे। आज तक जमीन रजिस्ट्री का ऑर्डर भी हम ला के लाए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।